हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड हमेशा की तरह जो कि आप सबकी ये क्लास प्रोवाइड की जाती है, तो आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास जो है आप सभी लोग पूरा अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे बात कर रहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क, ध्यान में रखिए, शाही सड़क मतलब शाही मतलब रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल में बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने जो है शाही सड़क का निर्माण कराया, जो कि आज इस सड़क को किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंट टाइम पे इस सड़क का नाम NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इस सड़क को आज क्या कहते हैं? NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। और उस समय ये बहुत शाही सड़क की गिनती में था, और आज इसे और अपडेट कर दिया गया, इस सड़क को और भी बढ़िया बना दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, शेर शाह सूरी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में जो है, आप सभी लोग ध्यान रखिए, किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों जो बैंक है, जो कि 1770 में कलकत्ता की यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, तो उस बैंक का नाम है दोस्तों बैंकवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी, तो ये बहुत ज्यादा दिनों तक सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर, 0 मील स्टोन देखा जा सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 0 मील स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों वो राज्य आपका, वो शहर आपका कौन सा है? भोपाल, सूरत, इटारसी या नागपुर? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के उस स्थान का नाम है नागपुर। जी हाँ दोस्तों, भारत के उस स्थान का क्या नाम है? नागपुर, जहां 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है। और भारत का जो 0 माइल स्टोन है वो नागपुर को ही माना जाता है। आप सभी लोग ध्यान में रखिए। और नागपुर सड़क योजना जो है 1945 में स्टार्ट हुई है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए। 1945 में नागपुर सड़क योजना स्टार्ट हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में वर्जने स्ट्राटुप द्वारा के दशक के प्रारंभ में किया गया? बताइए दोस्तों, यहां पर किसके द्वारा किया गया था? कौन से सन में? दशक की बात कर रहा है, 90s चल रहा था उस समय, 1980 था, 1990 या 1960 या 1970? चलिए मैं आपको दो ऑप्शन इसमें कट कर दे रहा हूं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न में, यहां पर देखिए, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं वो गलत है। पहले और दूसरे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया सन 1980, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश जो है वो अवरुद्ध हो जाता है? तो यहाँ पर उपछाया, प्रछाया या एटम्बरा या आपका छाया? तो यहाँ पर उपछाया देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर परछाया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परछाया जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपछाया वह क्षेत्र होता है जहां पर प्रकाश स्रोत का केवल एक ही भाग अवरुद्ध होता है। काफी सारे लोग उपछाया बता रहे हैं, तो उपछाया मैं बता दूं आपको, उपछाया ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है दोस्तों, प्रकाश स्रोत केवल एक ही भाग पर अवरुद्ध होता है और इसकी स्थिति ग्रहण कहलाती है। ठीक है,
आपको बताना चाहूंगा कि इसकी स्थिति अंश ग्रहण कहलाती है। इसकी जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? अंश ग्रहण कहलाती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि भारत में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है अभी जल्दी में बना, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी एक इसमें विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, आपको अब तो पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो किस राज्य में स्थित है। तो 7 नंबर प्रश्न आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये किसकी मूर्ति है, किसके स्टैचू है? तो आपको मैं बता दूं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और इस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 31 अक्टूबर सन 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ये चीज जो है शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है वो 31 अक्टूबर सन 2018। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, 31 अक्टूबर सन 2018 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 31 अक्टूबर को क्या पड़ता है दोस्तों? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे पड़ता है। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने ऐसा किया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? बताइए, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान क्या है आपका यहाँ पर? सही है, जी हाँ दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए इसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि 6 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में 6 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिए कि एशिया महाद्वीप में 60% आबादी, पूरे धरती की 60% आबादी अकेले केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और उनमें 6 महत्वपूर्ण देशों को यदि अवरोही क्रम में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों आपका चीन, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। दूसरे स्थान पर आपका भारत आता है दोस्तों। तीसरे स्थान पर क्या आता है? ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। एशिया में तो 60% देश, 60% निवासी निवास करते हैं यहाँ पर। लेकिन यदि बात करें पूरे विश्व में, पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में चीन है। दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन सा देश आता है? आप सभी लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर दूसरे स्थान पर भारत आता है। और यदि बात दोस्तों तीसरे स्थान की बात करें तो यहाँ पर यूएसए आता है, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पर चौथे स्थान पर कौन आता है, तो इंडोनेशिया आपका चौथे स्थान पर जनसंख्या के मामले में आता है। इंडोनेशिया, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। और 5वें स्थान की बात करें दोस्तों, तो 5वें स्थान पर आपका कौन सा देश आता है? ब्राजील आता है, ठीक है। और छठे स्थान पर आता है दोस्तों पाकिस्तान। तो इस हिसाब से आप सभी को परिचित हो गए होंगे। 7वें पर बात करें तो बांग्लादेश। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एनआईटीआई आयोग का गठन जो है बताइए, 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। बताइए 2015 में किया गया, ये तो क्लियर है। लेकिन आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन किस दिन किया गया था, किस डेट को किया गया था? तो 2 अप्रैल, क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है 1 जनवरी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग का जो गठन है वो किया गया था। आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों, द कूल प्रश्न है ये। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका असम से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, असम से संबंधित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि
भूपेन हजारिका को जो है 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया दोस्तों? 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि भूपेन हजारिका सेतु एक है जो कि 10 मार्च 2017 को जो है इस सेतु का निर्माण किया गया। 10 मार्च 2017 को इस सेतु का निर्माण किया गया। कौन से सेतु का? भूपेन भूपेन हजारिका। ठीक है, इस सेतु का निर्माण किया गया। और ये सेतु जो है काफी लंबी है। इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। आप सभी लोग ये चीज ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक कौन है, जो कि जिनका नाम है भूपेन हजारिका, तो वो है असम से संबंध रखते हैं। ठीक है, जिन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 2000 कब हुई? 1 अप्रैल 1940, 1 अप्रैल 1935 या 1 अप्रैल 1939 या 1 अप्रैल 1930? तो ऐसा ऐश्वर्य आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ जो है भारतीय रिजर्व और बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो यहाँ पर यदि बात करें भारतीय संसद का अंग इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्या आपका यहाँ पर लोकसभा सही है? 13 नंबर प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत कर दे रहा हूँ, जिसमें से आपको केवल 2 बचेंगे, 50-50 हो जाएगा। तो 50-50 में आपको केवल 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए, पहला ऑप्शन जो है मैं आपका यहाँ पर गलत कर दे रहा हूँ, ये गलत है। और आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। आपको बताना है दूसरे और चौथे में कौन सा ऑप्शन इससे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद जो है एक अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग कौन सा नहीं है? राज्य विधानसभा या राज्यसभा? तो ये बात करें राज्य विधानसभा की, तो ये भारतीय संसद का अंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है, राज्य विधानसभाएं, ये आपका जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि बात करें संसदीय प्रणाली, ये जो है संसदीय प्रणाली ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली लिया गया है भारत में भी। चलिए, अगला प्रश्न है 1788 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? 1788 में आप सभी लोग ध्यान से देखिए, 1788 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में जो है अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिन्होंने कलकत्ता में 1788 ईस्वी में एक विशाल महल का निर्माण किया, जो कि गवर्नमेंट हाउस के नाम से अब जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो बहुत ही आसान है, अकबर ने करवाया था। आप सभी लोग इससे परिचित भी होंगे। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है दोस्तों वो अकबर ने करवाया था। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। और कब करवाया था? अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण इसी समय करवाया था। तो 1500 दोस्तों 72 में अकबर ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, 1572 में इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की। आप सभी को पता होना चाहिए, 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त की किसने? अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने ही जो है बुलंद दरवाजा बनवाया है, ये चीज ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
तो यदि बात करें कि निम्नलिखित में से महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि जयपुर है, तो दोस्तों आप गलत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा ऑप्शन और आपका लास्ट वाला ऑप्शन ये गलत है। अब बताइए कोलकाता और लखनऊ में कौन सा सही है। तो दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, आप लोग परिचित है, लेकिन क्या इसे पैलेसेस का सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहा जाता है? नहीं दोस्तों, कोलकाता जो है आपका यहाँ पर राइट है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है कोलकाता, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोलकाता को जो है महलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो क्या आपका यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन सही है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखो और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया किया था? बताइए, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन मिल्टन, जॉन डाल्टन या मेंडल या लाउसियर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रस्तावित किया था? तो 18 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है जॉन डाल्टन, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जॉन डाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। काम से समझौता नहीं, आप सभी लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, ध्यान से देखिए, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 2001, 1991, 1998, 1988। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 नंबर प्रश्न में जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1988। ठीक है, 1988 में जो है 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये चीज कब हुआ दोस्तों? 61वें संविधान में, 61वें संविधान में ये चीज हुआ। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 61वें संविधान में जो है, जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए इसे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। कब दोस्तों? 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही है? वर्नियल क्या आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो या कोलिन मैकेंजी आपका राइट होगा। तो देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं, पहला ऑप्शन यहाँ पर और तीसरा ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शनों में आपका कोई एक ऑप्शन सही है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो भी ऑप्शन है बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में बहस नहीं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने कोलिन मैकेंजी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोलिन मैकेंजी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें जो है 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल स्थापित किया गया। चलिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने हैदराबाद बताया है, क्या वो लोग करेक्ट हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, जितने भी लोगों ने तिरुवनंतपुरम बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तिरुवनंतपुरम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। तो इसे बताइए 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बताइए किसके द्वारा? जीन गॉटमैन या लुइस मम्फोर्ड या पैट्रिक या आपका ऑप्शन नंबर डी फुफना। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग कनेक्ट तो कर पा रहे हैं ना इसमें राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जीन गॉटमैन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जीन गॉटमैन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वैल्यू तो मिलेगी ना। चलिए, खुद की वैल्यू फॉरेन,
किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929, आप सभी लोग ध्यान रखिए दोस्तों, क्या 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, ये चीज जो है 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज में अपना अंतिम लक्ष्य किसने अधिवेशित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, तो वो है दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि आधार एक 12 अंक की विशिष्ट संख्या है जिसे बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आप चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। आप सभी के पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग बताए हैं, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा जो है जारी किया गया, ठीक है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जो है अब तक 120 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों को जो है आधार नंबर दिया जा चुका है। तो यहाँ पर भारत में जो जनसंख्या है, आप सभी लोग जानते हैं भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 120 करोड़ लोगों के पास जो है आधार कार्ड बन चुका है, ठीक है, आधार संख्या दी जा चुकी है। तो 138 करोड़ प्लस मान के चलिए, ठीक है, जनसंख्या। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था, बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि महेश्वरी, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956, तो लोग इसमें क्या जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग देखते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने ऑप्शन ए को बताया है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के बीच चला, जिस इस मसौदा का जो तैयार करने वाला युवा था अर्थशास्त्री, वो था के.एन. राज, ठीक है। तो आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बचपन से रिलेटेड प्रश्न है ये, आप सभी लोग यादें ताजा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय मानक जो है आपका, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद, कहां पर दोस्तों, इलाहाबाद से रिलेट करता है। तो इलाहाबाद का जो एक स्थान है दोस्तों नैनी, भारत का मानक यहीं से रिलेट करता है, इलाहाबाद में नैनी से। तो इसका जो सही मानक दर्शाता है सटीक, वो है दोस्तों GMT प्लस 5:30, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। तो क्या लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पर सही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता हूँ, दो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला और आखिरी वाला यहाँ पर गलत है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। सन 1848 ईस्वी की बात है दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 1848 ईस्वी में जो है आउटरम को इस इसलीमैन के स्थान पर भेजा गया, जिन्होंने जो है इसका कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। तो अवध राज्य को किसने किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने।
विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग कहते हैं WHO। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही आसान है, जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और स्विट्जरलैंड में ही जिनेवा है, और जिनेवा में ही WHO का मुख्यालय है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच को फाइनल तक पहुंचा है? देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत जो है ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट में कितनी बार फाइनल में पहुंचा है आईसीसी वर्ल्ड कप में। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में पहुंचा है। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में पहुंचा है? तो आप सभी लोग को मैं बताना चाहूंगा कि भारत आईसीसी वर्ल्ड कप में 3 बार फाइनल में पहुंचा है। पहली बार कब पहुंचा था? सन 1983 में। उस समय भारत को जीत मिली थी। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, उस समय भारत को जीत मिली थी। और उस समय जो कैप्टन थे आपके, वो कौन थे? उस समय कैप्टन आपके थे कपिल देव। ठीक है। और दूसरी बार भारत कब पहुंचा था? दूसरी बार भारत 2003 में पहुंचा था, और उस समय भारत को हार मिली थी। ठीक है, उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम से भारत को हार मिली थी, और 1983 में वेस्ट इंडीज से जीत मिली थी। और तीसरी बार भारत पहुंचा था सन 2011 में, हमारे और आप सबके प्रिय कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी इस समय कैप्टन थे, और इस समय जो है भारत को जीत मिली थी, जिसमें से धोनी ने 92 रनों की शानदार पारी खेली थी। ठीक है, और उस समय जो है भारत को जीत मिली थी, आप सभी लोग ध्यान में रखिए। और 2011 का वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, और MS धोनी नाम की एक मूवी भी इनके ऊपर बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। तो आप सभी लोग चाहें तो देख सकते हैं उसे जाके, MS धोनी। चलिए, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 बार भारत वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचा है, जिसमें से 2 बार उसे जीत का सामना मिला है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्लो में आप लोग गलत ना बता दिया करिए। ठीक है, 1921, 1933, 1930 या 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों 1923 ईस्वी में हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र दिवस दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन की स्थापना हुई थी। यूएन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर अभी नए हैं ज्योतिष, वो लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहें। और आप सबको आज की ये क्लास जो है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नहीं है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।